नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। वक्त हो चला है 5:30 की बड़ी बहस का, जहां पर इसमें हम आज चर्चा करेंगे इंदौर शहर के कोचिंग व्यवसाय को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोचिंग उद्योग का सालाना टर्नओवर लगभग 500 करोड़ के आसपास का है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश का एजुकेशनल अब कहे जाने वाले इंदौर शहर का टर्नओवर करीब 250 से 300 करोड़ का है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से कोचिंग संस्थान लगभग बंद पड़े हैं। अनलॉक के बाद भी अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। दरअसल चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर रेगुलर स्टडीज हो, इनके लिए इंदौर शहर में सैकड़ों की संख्या में कई बड़ी और छोटी कोचिंग संस्थान हैं। इसके साथ ही इनसे जुड़े हुए कई छोटे और बड़े व्यवसाय भी शहर में फल फूल रहे थे, मसलन हॉस्टल, स्टेशनरी, खाने पीने की दुकानें, टिफिन सेंटर। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी का कामकाज ठप पड़ गया है। अकेले इंदौर की ही बात करें तो कोचिंग और उससे जुड़े हुए उद्योगों का लगभग सालाना 300 करोड़ का नुकसान हुआ। अब अनलॉक के साथ धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज स्कूल खुल गए हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि इंदौर में कोचिंग संस्थानों को खोलने की इजाजत कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, ताकि इनसे प्रभावित लोगों की रोजी रोटी का जुगाड़ हो सके। सीधे ले चलते हैं आपको इंदौर। जिस की दुकानें खुल गई उनके लिए प्राथमिकता से शहर में हर एक व्यवस्था खुल गई है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो लॉक है। सिर्फ अगर लॉक है तो वो है कोचिंग संस्था है। अब आप सोचिए, जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं बच्चा तो अपना भविष्य कैसे बनाएगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। जबकि अन्य देशों में अगर आप जाके देखेंगे तो सबसे पहले लॉकडाउन लगने के बाद खोलने के जो प्रयास किया गया, जो गाइडलाइनें बनाई गई, वो एजुकेशन पर बनाई। तो कोचिंग संस्थानों पर सबसे बड़ी मार लॉकडाउन के दौरान पड़ती हुई नजर आई। कोचिंग संस्थानों की वजह से अन्य कई ऐसे छोटे मोटे उद्योग हैं, ऐसे लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, फिर चाहे वो टिफिन सेंटर वाले हों, रेडी वाले हों। सीधे ले चलते हैं आपको इंदौर। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू एहतियाब। नमस्कार, मैं हूं इत्याब शेख और इंदौर लाइव में आपका स्वागत है। इंदौर लाइव का आज का जो विषय है वो इंदौर शहर की, ये कहा जाए, अपने आप में एक पहचान है। एजुकेशन हब कहा जाता है इंदौर शहर को मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कॉलेजेस इंदौर शहर के अंदर ही पाए जाते हैं। यहां तक कि विश्वविख्यात आईआईएम और आईआईटी इंदौर शहर में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आईआईएम और आईआईटी इंदौर में ही है। जाहिर सी बात है, एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और उस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कॉलेजेस के साथ में कोचिंग संस्थानों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। कहा यह जाता है कि यह इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम देश की बात करते हैं तो कोटा में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है और उसके बाद इंदौर का नंबर आता है। तकरीबन 500 करोड़ का मध्य प्रदेश के अंदर टर्नओवर होता है। सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है, साथ ही साथ विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा इस बात से एड मिलती है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो नीट के एग्जाम्स हो, चाहे वो जेई के एग्जाम्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, यूपीएससी के हों, इंदौर शहर के अंदर वो सभी बड़ी और छोटी संस्थानें मौजूद हैं जो इसकी कोचिंग देती हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से पूरा उद्योग, ये कहा जाए, चरमरा सा गया। आज इस उद्योग को दोबारा शुरू करने की कवायद की जा रही है, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि तीसरी लहर की आशंका में स्कूल तो खुल गए हैं, 12वीं क्लास तक की इजाजत की गई है, 9वीं से 12वीं तक कॉलेजेस के एडमिशंस की तैयारी की जा चुकी है, लेकिन इंतजार अब इस बात का है कि कोचिंग संस्थानें आखिर कब खुलेंगी। मेरे साथ इस विषय पर बहस करने के लिए डिबेट के अंदर मौजूद हैं तीन खास मेहमान। शैलेंद्र तिवारी जी हैं जो कि एमपी कोचिंग एसोसिएशन के संरक्षक हैं, रवि डांगी जी हैं जो कि इंदौर कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ विश्वास व्यास जी मेरे साथ में मौजूद है जो कि शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के मेंबर हैं। सबसे पहले विश्वास भाई, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, रेगुलर स्टडीज के कॉलेजेस के अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना योगदान मानते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस? कोचिंग इंस्टीट्यूट का इत्याब भाई बहुत इंपॉर्टेंस है, खासतौर से जब आप बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या आप एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बहुत ज्यादा योगदान है। उसका रीजन है,
ये आमतौर पर जब आप सिलेबस देखते हैं तो इन एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है वो निश्चित तौर पर वही होता है जो बच्चे क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो इन डेप्थ स्टडीज एजुकेशन के फ्लो में उतनी नहीं हो पाती बच्चों की, जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिमांड करती हैं। ये कोचिंग संस्थान जितने भी आप देख रहे हैं इंदौर शहर में या कहीं भी, उन सबका ये बहुत बड़ा समाज के प्रति योगदान है कि वो स्पेसिफिक एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। आप यदि इंदौर की बात करेंगे तो यूपीएससी, पीईटी, पीएमटी, मतलब जो जेई और मेडिकल के लिए तो हब है ही है। सीएस जैसी एग्जाम्स के लिए भी इंदौर में देश भर से बच्चा आता है, और आपको वो जानकर आश्चर्य होगा कि देश में सबसे ज्यादा पास आउट रेशो इंदौर शहर में होता है सीए और सीएस की एग्जाम का। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान है कोचिंग क्लासेस का, और वो इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि दोनों ही पक्षों से कोचिंग क्लासेस भी बहुत प्रोफेशनली तरीके से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और समाज का भी विश्वास उनके तरफ प्रति बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए विशाख भाई, एक पॉजिटिव नोट के साथ में आपने शुरुआत की, हम उन नोट्स के ऊपर भी बात करेंगे जिसके ऊपर ये कहा जाए कि सवाल उठते हैं। तिवारी जी, मैं आपके पास चलूंगा। मध्य प्रदेश की जो स्थिति आप देख रहे हैं, कोचिंग के खुलने का इंतजार सभी को है, क्या लगता है सर, कब तक ये इंतजार और करना पड़ेगा? मैं ये कह रहा था कि मध्य प्रदेश शासन का एक अजीब फैसला था कि उसने सिनेमा तो खोल दिए, जिम तो खोल दिए, पर एजुकेशन के संस्थानों को नहीं खोला। हम 18 माह से लगभग बंद की स्थिति में हैं, और इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के वह तमाम शहर जो थोड़े छोटे आते हैं, छोटे शहर हैं, वहां ये तकलीफ बहुत ज्यादा है। मैं सागर कोचिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। करीबन 25% कोचिंग का फर्नीचर यहाँ पर बिकने के लिए मेरे पास आ रहा है कि लोगों की, लाखों लोग मध्य प्रदेश में, हजारों जो शिक्षक थे, जो रेगुलर थे, वो तबाह हो चुके हैं इस पूरे कारनामे से। और मध्य प्रदेश में कोचिंग क्यों नहीं खोली जा रही है, ये में बड़ा प्रश्न है कि एक ही राज्य के 2 जिलों में कोचिंग आपने खोल दिया है, और बाकी राज्यों में, बाकी जिलों में कोई कोचिंग खोली नहीं जा रही है। ये शासकीय दयालु तानाशाह की तरह कलेक्टर से व्यवहार कर रहे हैं, और जो अपनी इच्छाओं के आधार पर मैं इस चीज के ऊपर आऊंगा, लेकिन क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक बात की जाती है, देखिए सतर्कता जरूरी है। पहले मैं दागी जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं। दागी जी, जिस तरह के हालात है, कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है कि इंदौर की ये जो सबसे बड़ी एजुकेशन हब का एक बहुत बड़ा योगदान कोचिंग इंस्टीट्यूशंस देती हैं, उनको अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपको क्या लग रहा है सर? इतिहास शेख साहब, बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम कोचिंग की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज माध्यम चुना। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा, व्यास जी ने एक बात बोली, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इन तीनों में से आप देखें कि कोचिंग ऑप्शनल है। स्कूल कंपलसरी है, कॉलेज कंपलसरी है, लेकिन कोचिंग ऑप्शनल होती है। बच्चे को जरूरत लगती है अपने जीवन के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई के माध्यम से, तो कोचिंग ज्वाइन करता है। आप दूसरी बात आपने कही, इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है, शुरू होने से लेके वो बनती है, तब तक आप जानते हैं उसके शुरुआती संघर्ष कितने मतलब कितने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। इंदौर शहर में शेख साहब पिछले 10 सालों में एजुकेशन हब बनाने के लिए एक कोचिंग संचालक, एक कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक, उन कोचिंगों में पढ़ाने वाले के साथ कर्मचारी जो काम करने वाले हैं, वो इन सबों ने जो लगातार मेहनत करी हर वर्ष, तब जाके इंदौर शहर आज एजुकेशन हब बन पाया। आज कोटा को हम टक्कर दे रहे हैं, आज हम दिल्ली के मुखर्जी नगर को सिविल सर्विसेज में टक्कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं, भारत देश का बच्चा इंदौर में आ रहा है। लेकिन 1.5 साल से ऐसी स्थिति बनी कि इस स्थिति का मैं बयान क्या करूं। आपने कहा चरमा सा गया, मैं कहूंगा कि एजुकेशन में कोचिंग संस्थानों का जो व्यापार था, बिजनेस था, उद्योग जो था, जो बच्चों के भविष्य को सपनों करने के लिए तैयार किया गया था, वो इतने बैकफुट पे आ गया है। इस कोरोना काल में हम कह सकते हैं कि हम भी साथ देने के लिए तैयार थे जो लॉकडाउन लगाए, लेकिन अनलॉक की स्थिति में आप सब खोल रहे हो, निरंतर आप एक के बाद एक खोलते जा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं।
अरे एजुकेशन जो आवश्यकता है, आप बताइए, एजुकेशन खुलेगा तो जो जागरूकता अभियान चलाना चाहिए बच्चों तक, चाहे वो बच्चों के पेरेंट्स तक या 18 वर्ष से ऊपर के लोगों तक, वैक्सीनेशन की या मास्क लगाने की या सैनिटाइज का उपयोग करने का, ये हम शिक्षक लोगों का ही काम है ना, लेकिन हमें उस चीज से दूर रखा गया। सर मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, क्या आप तैयार हैं वो सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए? आप तैयार हैं? क्या आपने प्रशासन को इस बात में पूरी तरीके से मुतमईन कर दिया है कि हम तैयार हैं, हम हर तरह के प्रिकॉशंस लेंगे? ठीक साहब, मैं आपको एक बात बतला दूं, प्रशासन के जिम्मेदार मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन के कलेक्टर साहब से लिख लिख कर दे दे के हम थक गए हैं कि हम आप जो गाइडलाइन तय करेंगे, मास्क लगाने से लेके सैनिटाइज का उपयोग, क्लास सैनिटाइज करना हो, 100 की जगह 50 बिठाना हो, 40 बिठाना हो, आप गाइडलाइन जारी करो और हमें पढ़ाने दो। लेकिन देखिए, मतलब गजब, मतलब मध्य प्रदेश का डिसीजन एक तो समझ में नहीं आता, शिक्षा को लेकर ये सोचते क्या है, विचार क्या करते हैं और शिक्षा को बरकरार कैसे रखना चाहते हैं। एक सेकंड के लिए रोकूंगा डांगी जी, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगा। विश्वास की जिस तरीके से ये कहा जाए कि कोचिंग संस्थान के संचालकों में एक नाराजगी है, नाराजगी निश्चित रूप से उनकी हो सकती है, लेकिन शासन प्रशासन की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सीधे तौर के ऊपर हमने प्रोसेस फॉलो की। इट वॉज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच वाज टेकन। वो प्रोसेस के अंदर स्कूल्स में भी प्रिकॉशन लिए गए, कॉलेजेस की एडमिशन चालू किए गए। अभी कॉलेज शुरू नहीं हुए हैं सर, कॉलेज अभी शुरू नहीं हुए हैं। कोचिंग संस्थानों ने भी अपनी बात कही। ये माध्यम सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ में सकारात्मक नतीजे पर पहुंचने का माध्यम बना है, इंडिया न्यूज का ये लाइव प्रोग्राम। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर, जैसा कि दांगी जी बता रहे हैं, तिवारी जी बता रहे हैं, अब कहां दिक्कत है? अब तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दांगी जी से इस बात पर मैं सहमत भी हूँ कि कोचिंग संस्थान खोले जाने चाहिए। 9वीं से 12वीं के स्कूल भी खोले गए हैं, लेकिन उसमें एक बात जो विशेष रूप से ध्यान रखने की है वो ये है कि 9वीं से 12वीं के स्कूल भी हफ्ते में अल्टरनेट डे, मतलब 2 ही दिन एक बच्चा जा पा रहा है, ऐसी व्यवस्थाओं पर खोले गए हैं। और कोचिंग का जहां तक सवाल है, बहुत इंटेंस स्टडी होती है, मुझे लगता है उसमें रेगुलरिटी का एक सवाल होता ही होता है। सरकार के स्तर पर भी इस पर बातचीत निश्चित तौर पर, विश्वविद्यालय की तरफ से भी हमने आग्रह किया था सब खोलने के लिए। जैसा दांगी जी बता रहे हैं, समाज के हर तबके की तरफ से ये आग्रह बार बार जा रहा है कि स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस खोली ही जानी चाहिए। और कोचिंग क्लासेस का अपना इम्पोर्टेंस है ही, देश भर की एग्जाम्स अभी बिल्कुल सिर पर हैं और चल भी रही हैं, तो इन्हें खोला भी जाना चाहिए। हमने भी आग्रह किया, लेकिन सरकार के पास भी कुछ इनपुट्स हैं। आपने देखा होगा कि जो थर्ड वेव का मसला है या सिटी सर्वे आपने अभी देखे होंगे, उन सिटी सर्विस के जो रिजल्ट आ रहे हैं, और हम इंदौर तो विशेष रूप से आपको बता दूं, हमने प्रोग्राम भी किया था। इंदौर पहला ऐसा जिला है जिसमें हमने बिलो 18 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं, 6 साल, उन सभी का सीरो सर्वे अभी 4 दिन पहले ही हुआ है। जैसे ही उनका रिजल्ट आ जाता है, जैसे ही ये सारी चीजें आ जाती है, मुझे लगता है सरकार को अपने आप ही चीजें खोलनी पड़ेंगी। सर जिनोम की भी रिपोर्ट आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी इंदौर शहर के अंदर मिला है, हॉटस्पॉट तो रहा। इस बात से इनकार तो मेरे ख्याल में ना तिवारी जी करेंगे, ना आप करेंगे, ना दांगी जी करेंगे। हमारा शहर ने बहुत कुछ खोया है सर, हमारे शहर ने लगभग हर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं खोया जरूर है। तिवारी जी मैं आपके पास चलूंगा। जिस तरीके से दांगी जी बता रहे हैं कि डेफिनेटली इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए, अब इस इनिशिएटिव में आप मध्य प्रदेश के कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से आप ऐसे कौन से स्टेप्स फॉलो बताना चाहते हैं कि जिससे कि ये राह आसान हो जाए? क्योंकि अभी विश्वास भाई ये कह रहे हैं कि रेगुलरिटी जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखेगी, रेगुलर स्टडीज के लिए अटेंडेंस मायने रखेगा। आप क्या क्या फॉर्मूले निकालेंगे सर? देखिए, दो पक्ष होते हैं कि हम, एक ट्रेनर होता है और एक कोच होता है। कोचिंग एक ऐसा शब्द है कि जो इनफॉर्मल रूप से हम भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से जुड़े रहते हैं। बच्चों की सुरक्षा मेरे लिए, मेरे व्यवसाय से ज्यादा महत्व रखती है, और मैं भी चिंता करूंगा कि मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से हानि ना हो पाए। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक अच्छी गाइडलाइन दें, और निश्चित तौर पर जो कोचिंग संचालक उनका पालन ना करें उस पर कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन जो कोचिंग संचालक, विल यू टेक अ स्टैंड फॉर दैट? क्या आप इसके लिए एक स्टैंड लेंगे सर कि जो नहीं करेगा हम खड़े होंगे? हमने अपने कलेक्टर महोदय से कहा कि मैं साथ चलूंगा, उस पर कार्रवाई की जाए, पर जो लोग अपने नियमों के तहत इस कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से चलाएंगे,
उन्हें परमिशन दे दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप यूटीडी कॉलेज का जिक्र आपकी गाइडलाइंस में रहता है तो उसमें कोचिंग का भी जिक्र होना चाहिए। आखिर शेख साहब, हम बुंदेलखंड से हैं, जहाँ पे 5,000 बच्चे आपके इंदौर जाते हैं। एक बच्चा 3 लाख रुपए ईयरली खर्च कर रहा है, 150 करोड़ रुपए साल भर का, और वो 5 साल वहां पे रहता है, तो हम 500 करोड़ रुपए खर्च करता है। हम इंदौर को एक हमारी वजह से हम महानगर बनाते हैं, मेट्रो सिटीज बनाते हैं। अब कुछ बच्चों की फीस जमा है वहां पे, वो वापस यहाँ पे आ गए हैं। इस बेचारे उनके बच्चों की भविष्य के बारे में एक सरकार नहीं सर, आपने जिक्र किया था, अपना उस बात का बिल्कुल ख्याल है मुझे आपने जो जिक्र किया था कि भाई फर्नीचर तक बिकने की नौबत आ गई है। मैं दागी जी से रिएक्शन ले लेता हूँ। सर, जिस तरीके से पॉजिटिव नोशन के साथ में बात की जा रही है, इस पॉजिटिव नोशन के ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि तिवारी जी ने हमें जिक्र किया कि वहां तो अब ये नौबत आ गई है कि कई लोगों के तो घर चलना मुश्किल हो गया है, फर्नीचर तक बेचने की नौबत आ गई है। इंदौर की स्थिति क्या है सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा। शेख साहब, बराबर है। मैं यही कहूंगा कि इंदौर की स्थिति बार बार पेपरों ने भी बताया है, और मैंने हमेशा मैं यही कहना चाहूंगा, इंदौर शहर की स्थिति से अवगत करा दूं आपके चैनल के माध्यम से, और मध्य प्रदेश को ये बिंदु भी पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि इंदौर शहर के अंदर 5,000 कोचिंगें संचालित होती है, 8 लाख बच्चा पढ़ता था। आज की तारीख में 25-50 हजार बच्चा भी नहीं है रेगुलेटरी के साथ में। 40% 45% कोचिंगें अभी रन अपने आप को करने के लिए तैयार हैं, और अपने ऑफिसों खोलकर बैठे हैं इंतजार में कि कब प्रशासन, कलेक्टर महोदय जी आदेश करें और हमें कोचिंग संचालित करने की कोई गाइडलाइन जारी करें। रही बात, जैसे आपने कहा उद्योग क्षेत्र, अब जो हो गया हम उस विषय पर चर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जो भी हो गया, जो भी कारण रहा, नहीं दी गई अनुमति, कोई बात नहीं, लेकिन अब अनुमति में क्यों देरी? मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि हम कोचिंग संचालक हैं, इसलिए हम कोचिंग की अनुमति नहीं मांग रहे हैं आपसे। इन कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चे की तरफ से, उन बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, और उन कोचिंगों में पढ़ाने वाले शिक्षक और काम करने वाले कर्मचारी। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि मध्य प्रदेश की कोचिंग 30,000 की संख्या में है, जिनमें आज 5 लाख परिवार आश्रित है अपनी जीविका चलाने के लिए। लेकिन आज कोचिंग बंद होने के कारण पूरा 5 लाख परिवार जो कोचिंगों के संचालन पर आश्रित था, उनका पूरा ब्रेक लगा हुआ है। उनके जीवन पर आकर आपत्तियां खड़ी हुई हैं। कोरोना का संकट धीरे धीरे निपट रहा है। तीसरी लहर के अभाव में इन 5 लाख परिवारों के जीविकाओं के साथ सरकार नहीं खेल सकती है। यही मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोचिंगों की तरफ ध्यान दें। हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम रोड पर निकलकर नहीं आते हैं। यही क्या हमारी नहीं सुनवाई होने का कारण है? हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं। आप जिम्मेदारी लेने को भी तैयार है, मैं इस बात को समझता हूं। मैं एक चीज छोटी सी आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं विश्वासी के पास में चलूंगा। सर, एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप लोगों के पास में कितने संसाधन है? वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू शेख साहब, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं इस प्रश्न के बारे में यही कहना चाहूंगा कि पिछले दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक कोचिंगें संचालित की गई, अनुमति मिली। इंदौर शहर पहला ऐसा शहर था, जो पहला जिला ऐसा बना जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले संचालित करने की अनुमतियां प्रदान हुई। 3 माह हमने बिल्कुल जो गाइडलाइन जारी थी उसके अनुसार पूरी संचालित की। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में जहां भी कोरोना के संक्रमण का डर, भय जिससे फैला और हुआ, और आगे लोग उसमें संक्रमित हुए, लेकिन आपने कहीं भी एक न्यूज आपके चैनल के माध्यम से नहीं, पूरे भारत देश के किसी चैनल, किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने ये नहीं देखा कि किसी कोचिंग के संचालन के कारण संक्रमण में बढ़ावा आया, या किसी कोचिंग संचालन के कारण बच्चों को संक्रमित होना पड़ा, या कोचिंग संचालक को संक्रमित होना। हमने पहले भी सुरक्षाओं का ध्यान रखा, और हम ये प्रॉमिस करते हैं कि जैसा तिवारी जी ने बात कही, बहुत बढ़िया बात कही, और ये सब जानते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं पेरेंट्स लोग, कि पढ़ाने की जवाबदारी से लेके उनके स्वास्थ्य और सभी शिक्षाओं के साथ में कोचिंग, वही हर पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होगा। आप भी समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहतियाब शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोचिंग संस्थान पर लॉकडाउन की मार पड़ी है, आने वाले समय में किस तरीके से उसको सुधारा जाएगा और कितना फायदा इन तमाम संस्थानों से जुड़े लोगों को और होने वाले जो बिजनेस हो रहा था उसको मिलेगा, उस पर भी सभी की निगाहें होंगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।